हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वापस से स्वागत है आपका हमारी 11th नंबर क्लास में जो अकाउंटिंग वर्कशॉप की है। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए बच्चे लोगों, आ जाइए। आज हम बेटो नेक्स्ट अपने जर्नी को बढ़ाते हैं भगवान का नाम लेकर। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको ट्रांसफर की एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज और कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री जो हमारी पीछे रह गई थी वो पढ़ाने के बाद करूँगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट करने के बाद नेक्स्ट जो नया वीडियो आएगा उसमें अपन सिलेबस पे शिफ्ट हो जाएंगे और सिलेबस में पढ़ाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। बिल्कुल। अब आ जाइए, देखो अब मुझे थोड़ा सा जानकारी देनी है आपको टी अकाउंट्स। सर ये टी अकाउंट्स क्या है? आ जाओ। टी अकाउंट्स जैसे कि मान लो बच्चों, आपको मैंने बताई एसेट। एसेट क्या होती है? डेबिट। प्लस होगी तो डेबिट, माइनस होगी तो क्रेडिट। मान लो कोई भी एसेट का अकाउंट बनेगा, है ना, जैसे मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, कैश, किसी का भी अकाउंट बनेगा तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? सर स्टार्टिंग होगी टू से। क्यों? एसेट क्या होती है? डेबिट। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से रहेगा? डेबिट से। टू बैलेंस बीडी, और इधर बढ़ेगी, इधर घटेगी और आएगा बाई बैलेंस सी डी, कैरी डाउन वाला। आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो 10th में काफ़ी इसके बारे में अच्छे से बताया, बी डी सी डी वगैरह के बारे में। अगर ये हो गया फर्स्ट ईयर का। अगर आपको सेकेंड ईयर का और अकाउंट बनाना हो तो खाते की अमाउंट, इस खाते की अमाउंट अगर इसमें डालनी हो, जरूरी नहीं है बैलेंस सी डी, कुछ और भी, तो बैलेंस सी सी आर का हो जाएगा डी आर, वापस टू बैलेंस बी डी। इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा और इधर बाई बैलेंस सी डी। ये तो हो गया अभी एसेट का। अब आ जाइए लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में जैसे कि कैपिटल हो गई, लोन हो गए, रिजर्व एंड सरप्लस हो गए। किसी का भी अकाउंट बनाओगे तो भी ये क्या होगा? भाई लाइबिलिटीज क्या होती है सर? सर लाइबिलिटीज होती है सी आर, प्लस करेंगे और सी आर, माइनस करेंगे तो डी आर। ओके सर, समझ में आ गया। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यहीं से होगा। अब अकाउंटिंग धीरे धीरे समझ में आने लगी है ना बेटा। हर जगह देखा जाए तो यही चीज चल रही है जो सी आर। अब अगर किसी चीज का बैलेंस है तो भाई बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब ये नहीं है भाई एसेट है बाई की तरफ है तो ही बीडी आएगा, टू की तरफ बीडी नहीं आएगा। काफी कॉमर्स के बच्चे अभी तो भी कंफ्यूज है, सर बीडी क्यों आता है? ऊपर वाले में बीडी, नीचे वाले में सीडी, या बाई की तरफ बीडी, टू की तरफ बीडी नहीं आएगा। अरे भाई किसी भी अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस बीडी, बीडी ओपनिंग बैलेंस बीडी। क्लोजिंग बैलेंस सीडी, क्लोजिंग फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट बैलेंस के लिए, अपने आप वापस वही क्लोजिंग अगले साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। तो ये हो गया भाई बैलेंस बीडी। अगर इधर बढ़ेगा, जिधर बीडी होता है उधर ओपनिंग बैलेंस होता है, उधर से बढ़ता है, इधर घटेगा और आएगा टू बैलेंस सीडी। अब इसका अगर नेक्स्ट ईयर का कोई अकाउंट बनाना चाहे, ये एरेजर पहले ऑटोमेटिक आता था, अब एरेजर ऑटोमेटिक क्यों नहीं आ रहा? लेना पड़ता है फिर। अजी अब अगले साल का और टी अकाउंट बनेगा तो इसका बैलेंस सीडी अगले साल में क्या हो जाएगा? सर टू का बाई बैलेंस बीडी। फिर इधर बढ़ेगा, इधर घटेगा और इधर वापस टू बैलेंस सीडी वाला सिस्टम। तो सर ये हो गया। तो सर इससे हमें एक चीज मिली सर, लॉजिक मिला। सर क्या लॉजिक मिला? कोई भी चीज डेबिट की अगर किसी खाते में है और उसको अगले साल में ट्रांसफर करें तो क्रेडिट हो जाएगी, और क्रेडिट किसी खाते में है उसको कहीं और ट्रांसफर करें तो डेबिट हो जाएगी। जरूरी है। देखो जैसे आप बनाते हो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, ये देखो तो इधर होता है ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर एक बना दो पी एंड एल अकाउंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट पी एंड एल में ट्रांसफर करोगे तो टू की जगह अपना आएगा यहाँ बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ अमाउंट आएगा। यहाँ मान लो 50,000 प्रॉफिट हुआ तो यहाँ आएगा 50,000। तो इस तरह से आपके कोई भी डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? सर उल्टा करना पड़ता है। इससे बढ़िया है कि एरेजर ले लूँ, इसको ऐसे साफ करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया आप लोगों को? अब आते हैं अपन ट्रांसफर एंट्री में। ट्रांसफर एंट्री में क्यों आ रहे हैं आपको लॉजिक समझ में आ गया? जैसे अब मैं एक थोड़ा रूल्स है जिस रूल्स को बढ़ा रहा हूँ।
एसेट को, लाइबिलिटीज को, जैसे कि कोई एसेट हो, एसेट को अगर बढ़ाना हो, प्लस करना हो तो अपन क्या करेंगे, डेबिट, माइनस करना हो तो क्या करेंगे सर, क्रेडिट। सर उसको इतना माइनस करो, जैसे 1 लाख से डेबिट है, उसी एसेट को 1 लाख से क्रेडिट कर दो तो क्या हो जाएगी, लाख डेबिट थी, लाख पूरी डेबिट क्रेडिट होगी, पूरी की पूरी होगी, तो क्या होगी, खाता खत्म हो गया। अगर मैं कहूँ इधर भाई मशीन अकाउंट कितने से डेबिट के, सर 1 लाख से, इसको खत्म कर दे, तो मशीन को तुरंत आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो अगर किसी खाते को खत्म करना हो तो भी उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, मतलब डेबिट को क्रेडिट है, एसेट क्या होती है, डेबिट, डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट, और डेबिट को ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैं निशान कर रहा हूँ ना, ये ट्रांसफर, ये हुआ खत्म, ये हुआ माइनस मतलब एरो का निशान, ये प्लस मतलब कि ऊपर बढ़ने का निशान, ये आपको निशान ध्यान रखो, ठीक है। अब चलो अभी इनको दिमाग में मत लेके आओ, एक साथ लाना आपके लिए भी दिक्कत करेगा। अभी मैं ये आपके साथ नहीं ला रहा। अभी ट्रांसफर की एंट्री सोचो, फिलहाल ट्रांसफर की एंट्री सोचो, इसको साफ ही कर दो पूरा, चलो साफ ही कर देते हैं। आ जाइए वापस। जैसे भाई कोई भी अमाउंट एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर होती है तो डेबिट की क्रेडिट हो जाती है। चलो हमने एक मशीन खरीदी, एंट्री क्या है, मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश सर, कितना, 1 लाख। अब मैं कहता हूं मशीन को घटाओ 10% से, तो मशीन घट जाएगी सर, मशीन के डेबिट की क्या हो जाएगी, टू मशीन हो जाएगी, कितना, 1000 से सर, 10% घटाने का 10,000 से। अब घटाने का कारण सर, जल गई तो लॉस बाय फायर, चोरी हो गई तो लॉस बाय थीफ, डिस्पोज होगी तो डिस्पोज अकाउंट्स, डिस्पोजल मतलब ये डेप्रिसिएशन हो गया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो यहाँ पर कर दे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितना, 1000 से सर, 10,000 से। अब भाई इस डेप्रिसिएशन को मैं कहता हूं ट्रांसफर करो। ओहो सर, इस खाते से बैलेंस सीडी अगले खाते में ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट की क्रेडिट, और ये क्रेडिट की क्या होती है, डेबिट, तो उल्टी हो जाती है सर। तो ये डेप्रिसिएशन अभी यहां पर क्या है सर, डेप्रिसिएशन अभी यहां पर डेबिट है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है सर। टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट था 10,000 से, हमने ट्रांसफर कर दिया सर, बिल्कुल कर दिया, डेबिट का क्रेडिट करना ही ट्रांसफर कहलाता है। कर दिया सर हमने ट्रांसफर, किस में ट्रांसफर करना सर हमें, मैं कहता हूं इसको पी एंड एल में करो, तो ऊपर लिख देना पी एंड एल, पी एंड एल अकाउंट। मैं कहता हूं पी एंड एल में मत करो, इसको करो प्रोविजन में, तो यहां कर दो प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट हो जाएगा, जो अमाउंट है वो अमाउंट हो जाएगी। तो मतलब कि किसी खाते को ट्रांसफर करने का आपको समझ में आ गया, ठीक है सर। अब एक चीज और, मुझे पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया टू इंटरेस्ट। बैंक के चक्कर में और कंफ्यूज हो जाओगे कैसे, बैंक की क्यों आया, बैंक नहीं, थोड़ी बड़ी साइज है क्या इसकी, रबड़ की, साइज कर देता है छोटी भाई। कैश कर लो, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट कितना आया, 1,000 रुपया, 1,000 मुझे ब्याज प्राप्त हुआ। आपको एंट्री देखती समझ में आई, कैश अकाउंट डेबिट केस आया, किसका आया, इंटरेस्ट का। ओहो वेरी गुड, होशियार चंद, होशियार हो गए आप लोग। कैसा आया, डेबिट, किसका आया सर, कि सर ब्याज का आया। अब मैं कहता हूं इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करो। अरे भाई साहब पार्टनरशिप आपकी मैं ऐसी करवा दूंगा, इस ट्रांसफर की एंट्री एंट्री से मजा आ जाएगा आप लोगों को, है ना। आ जाइए, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करो सर। इंटरेस्ट क्या है अभी यहाँ पर सर, इंटरेस्ट जो यहाँ पर है वो क्रेडिट है, ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा, तो कर दो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितना, 1,000 सर टू। अब हमें पता नहीं है ये किस में ट्रांसफर करना है, मैं कहता हूँ पी एंड एल में कर दो, तो इंटरेस्ट यार डी आर कर दो, इंटरेस्ट को टू पी एंड एल। मैं कहता हूँ इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर कर दो, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कर दो, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कुछ भी, मैं कहता हूँ कुछ भी में कर दो, यहाँ लिख देना कुछ भी, समझ में आ रहा है ना।
मतलब कि आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, अगर कोई एंट्री आपके सामने पड़ी है और वो डेबिट पड़ी है और उस चीज़ को ट्रांसफ़र करना है तो वो क्रेडिट ट्रांसफ़र करेंगे, आगे वाली एंट्री में वो क्रेडिट होगी, नेक्स्ट एंट्री में वो क्रेडिट होगी। अगर कोई चीज़ पड़ी है, एंट्री की हुई है और एंट्री वो सीआर के रूप में है, उस सीआर की अमाउंट को हमें ट्रांसफ़र करना है तो आगे जाके वो डीआर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ आके डीआर हो गया, यहाँ का डेप्रिसिएशन यहाँ के सीआर हो गया, ऐसे। तो ये चीज़ें समझ में आ गई ना, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र की एंट्री। किसी एंट्री को ट्रांसफ़र करना हो तो डेबिट की टर्म को ट्रांसफ़र करना हो तो आगे जाके वो क्रेडिट की टर्म में बदल जाएगी, क्रेडिट की टर्म को ट्रांसफ़र करना हो तो आगे जाके डेबिट की टर्म में बदल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये क्रेडिट की टर्म थी, ट्रांसफ़र होकर डेबिट की बन गई, और ये डेबिट की टर्म थी, ट्रांसफ़र होकर जाके क्रेडिट की टर्म बढ़ गई। आ गया बेटा समझ में? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ओके सर, ये होगी आपकी ट्रांसफ़र की एंट्री। अब एक चीज़ आपको मैंने एंट्री कराई नहीं है, कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ जो रूल्स है। ये है भाई बिजनेसमैन किस में बैठा है? बिजनेस में बैठा है। ये है अपना बैंक, क्या है भाई सर? बैंक। अब इसने बैंक को जमा कराए, डिपॉजिट इनटू बैंक 1 लाख रुपया, है ना? तो नंबर एंट्री नंबर 1, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹1,00,000। एंट्री क्या होगी भाई? कैश बिजनेस से गया टू कैश अकाउंट, कितना गया सर? 1 लाख। कोई दिक्कत नहीं। किसको गया? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना गया? 1 लाख। सर ये तो एंट्री कोई नई थोड़ी है, पुरानी ही तो है। ठीक है। सेकंड एंट्री विड्रॉल फ्रॉम बैंक, विड्रॉल फ्रॉम बैंक कितने हजार सर? 20,000। कैश हमारे पास वापस विड्रॉल करके लेके आए, कैश आया कितना? कैश अकाउंट डेबिट सर 20,000। किससे आया? टू बैंक अकाउंट, कितने हजार? 20,000। बैंक में डिपॉजिट की, बैंक में विड्रॉल की जो एंट्री होती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रा एंट्री। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। इनको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। ये आपकी इस टॉपिक की हेडिंग है, कॉन्ट्रा एंट्री। ये ध्यान रखना, जब हम बैंक में जमा कराते हैं उसको, और जब बैंक में विड्रॉल करके हम बिजनेस में लेके आते हैं उनको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री बोलने का कारण क्या है बेटा? इधर देखो, ये है मेरी कैश, सॉरी, ये है मेरी कैश बुक। मैं कैश बुक पढ़ा नहीं रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी से कहोगे हाँ सर मजा आया। कैश आया हमारे पास तो होगा डेबिट, कैश गया तो होगा क्रेडिट। सबसे पहले हमारे पास कैश आया कैपिटल के रूप में, आपको याद हो तो 4 लाख रुपया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश आता है तो डेबिट होता है, कैश जाता है तो क्रेडिट होता है। तो कैश का खाता भी ऐसे ही बनेगा, कैश जब भी आएगा डेबिट कर देंगे, कैश जब भी जाएगा क्रेडिट कर देंगे। यही रूल्स खाते में काम आएगा। मान लो ये कैश का अकाउंट है, टू आया सर 4 लाख, टू किसका आया भाई? सर कैपिटल का आया भाई, टू कैपिटल। कैपिटल कितना? 4 लाख। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। अब देखो इसी 4 लाख उस बैंक में पैसा गया, अब आते हैं वापस कॉन्ट्रा पे। सर गया तो बाई बैंक अकाउंट, कितना? सर 1 लाख रुपया। क्या मजाक कर रहे हो? 1 लाख। विड्रॉल वापस करा तो कितना आया? टू बैंक। हमारे पास वापस कैसे आया? कितना? 20,000। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब ध्यान से देखो, 4,20,000 में से 1 लाख गया, 3,20,000 बच गया। तो बाई बैलेंस CD 3,20,000 रुपये हमारे पास पड़ा है। इधर की जोड़ आएगी 4,20,000, इधर की जोड़ भी 4,20,000। मैं अभी ये कुछ नहीं बता रहा, मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, वो चीज़ आपको समझ में आएगी और अच्छे से समझ में आएगी, है ना? ये पूरी की पूरी आपको PPT के रूप में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब आ जाइए मेरे साथ वापस, एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ। सर ये हमने एंट्री करी है कैश बुक में,
तो सर हमारे पास वो एक होती है पासबुक। कैश बुक तीन तरह से बनती है। कैश बुक के साथ डिस्काउंट कॉलम बना दो। कैश बुक कितने तरीके से बनती है सर? तीन तरीके से बनती है। एक कैश बुक दो कॉलम की बनेगी सर। कौन कौन सा कॉलम होगा उसमें सर? कैश के साथ एक तो होगा, यूं लिखा होगा अमाउंट, एक होगा डिस्काउंट, एक होगा अमाउंट, एक होगा डिस्काउंट। यहाँ ऊपर लिखा होगा कैश बुक। कभी कभी क्या होता है, एक कॉलम और हो जाता है सर ऐड, यहाँ होता है बैंक बुक, बैंक कॉलम, यहाँ पे क्या आता है बैंक। तो एक तो आती है सिंपल कैश बुक, ये है सिंपल कैश बुक। कभी आती है डबल कॉलम कैश बुक, तो दो कॉलम की कैश की, ये कैश का कॉलम, ये डिस्काउंट का कॉलम। कभी आती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश का कॉलम, डिस्काउंट का कॉलम और बैंक का कॉलम। कितने कॉलम हो गए? तीन। इधर भी कैश का कॉलम, डिस्काउंट का कॉलम और बैंक का कॉलम। कितने कॉलम हो गए सर? तीन। तो मैं डबल कॉलम की बना रहा हूँ। कभी डिस्काउंट नहीं भी होता है तो भी कितने कॉलम बन गए? कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, दो कॉलम, ड्यूल कॉलम। दो कॉलम की कैश बुक, तो भी मैं दो कॉलम की कैश बुक बना रहा हूँ। बच्चे लोगों ध्यान से देखना, है ना। अपन अभी बैंक की और कैश बुक की वापस से थोड़ी सी इसकी श्रिंक कर लेते हैं, साइज छोटी कर लेते हैं। हाँ, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना आसान होता है, हम चाहे जैसे कर सकते हैं, पीपीटी को चाहे जैसे मैनेज नहीं कर सकते। चलो, ये हमारे पास है भाई, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, ये हमारे पास है कैश बुक, जिसके कॉलम बना दिए मैंने दो। एक तो बना दिया बैंक का और एक बना दिया कैश का। ये ऊपर लिख दिया मैंने कैश बुक, कैश बुक, यहाँ पे तो कैश, यहाँ बैंक, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पर कैश, यहाँ पर बैंक। देखो कुछ चीज़ें ये काउंटर समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी एंट्री एक ही बुक में आपको दो बार रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कैश बुक के अंदर दो बार इसको रिकॉर्ड करना पड़े, एक ही एंट्री को दो जगह रिकॉर्ड करना पड़े, वो हो गई कॉन्ट्रा, है ना। अब आ जाइए हमारी कैश बुक। सबसे पहले इस फर्स्ट एंट्री भाई, बैंक में जमा कराया, कैश आया गया सर, कैश गया। तो कैश आता है तो सर डेबिट, क्या हो रहा है भाई सर? कैश आता है तो डेबिट, क्यों डेबिट, और कैश जाता है तो हम्म, कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट। अब देखिए रेड पेन से मैं कैश की एंट्री करूंगा। कैश आया या गया सर? इस एंट्री से सर कैश गया, कितना गया? 1,00,000 रुपया। तो हम बाई करेंगे, बाई बैंक, किसको गया? बैंक गया। कितना गया? 1,00,000 रुपया। लेकिन हमारा ही पैसा कहाँ चला गया? बैंक में। तो बैंक में आया गया सर, बैंक में आया टू, कैश कितना आया? यहाँ डैश हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1,00,000। तो भाई साहब इस 1,00,000 और 1,00,000, एक दो ही एंट्री एक ही खाते में पोस्ट हो रही है कॉन्ट्रा के रूप में। कॉन्ट्रा का मतलब डबल, एक ही एंट्री एक ही खाते में पोस्ट हो गई। अब मान लो कैश गया और कैश आया भी। कैश डेबिट, बैंक में 1,00,000 आया, कैश क्रेडिट, कैश खाते से 1,00,000, अपने गले से 1,00,000 गया। अब करते हैं विड्रॉल की। कैश आया, बिल्कुल आया सर। किस रूप में आया? टू बैंक के रूप में आया सर, टू बैंक। अब बैंक वाले कॉलम में जिसका अकाउंट होता है, अभी बैंक के अकाउंट में कैश नहीं आया, अब कैश के कॉलम आया। कितना आया सर? 20,000 कैश आया वापस हमारे बिजनेस में। बैंक से कितना निकल गया भाई? और बैंक से कितना निकल गया? कैश के बैंक सर, बैंक कैश कितना निकल गया सर? 20,000। इस तरह से एक ही एंट्रीज दो, एक ही खाते में दो जगह उतारी जाती है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। बाकी पोस्टिंग कितनी भी एंट्री होगी इस तरह से दो जगह नहीं उतारी जाएगी, दो एंट्री, एक एंट्री दो अलग अलग खातों में रिकॉर्ड करी जाएगी। मतलब एक एंट्री कैसी है, ये एक ही बुक के अंदर डबल और क्रेडिट दोनों में लिखना पड़ता है। ये एक एंट्री,
इसको हमने ऊपर दो जगह लिखा, देखो रेड कलर वाली देख लो, और ये दूसरी एंट्री, इसको भी हमने दो जगह लिखा, देखो ये देख लो, एक ही खाते में दो जगह पोस्टिंग हुई है। पोस्टिंग और जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है सर, डिपॉजिट एंड विड्रॉल की जो एंट्री होती है उन एंट्री को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो डिपॉजिट की और दूसरी विड्रॉल की, डिपॉजिट की एंट्री होगी, विड्रॉल की एंट्री हो गई। ये आपके समझने के लिए काफ़ी है। ये इतना लेंथी पड़ा है इसलिए ध्यान में रहे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्या पता इस पे क्वेश्चंस आ जाए। कॉन्ट्रा एंट्री का उदाहरण है बैंक में जमा करना, बैंक से निकालना, दोनों या दोनों नहीं, दोनों, है ना। इसके अलावा बैंक से चेक दिया वगैरह, अब बैंक के कुछ और रूल्स है, रेगुलेशन है, वो एक और बता रहा हूँ मैं आपको। अभी आ जाइए यहाँ पर, मान लो चेक वाला शायद मैं कभी चलते फिरते बता दूँ या अभी बता देता हूँ, मुझे बैलेंस शीट बतानी है, उसमें टाइम लग जाएगा। चेक एंट्री का रूल्स वैसे एग्जाम आने लगे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बैलेंस शीट बता देते हैं। आ जाइए बैलेंस शीट में, देखिए ये आपकी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के ऊपर एज ऑन ईयर एंडेड, कौन सा साल एंड हो रहा है, 31 मार्च 2024। भाई मार्च ही ज़्यादातर, बैलेंस शीट कब बनती है, मार्च समाप्त होने पर। बना तो भले कभी भी सकते हो भाई, लेकिन बैलेंस कब की चाहिए आपको, मार्च के समाप्ति तक के बैलेंस चाहिए। उस दिन हमारे पास संपत्तियां कितनी थी, उस दिन देनदार कितने थे, उस दिन कैपिटल कितनी थी, कैपिटल कितने से बड़ी, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इधर आ जाते हैं डेबिट की एसेट की तरफ। एसेट में मैंने क्या कहा था, एसेट जितनी भी वस्तुएं होगी एसेट होगी, कुछ व्यक्ति होंगे जो भी हमारी संपत्ति होगी, है ना, बताया इसमें सारा आज आपके लिए क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने बताया वस्तु भी कितने प्रकार की, दो प्रकार की, टेंजिबल और इनटेंजिबल, बताया ना वस्तु। और मैंने पहले ही चार्ट में बता चुका हूं ये सारी अपनी संपत्तियां हैं। तो फिक्स्ड एसेट मतलब टेंजिबल एसेट, ये फिक्स्ड एसेट लिखेंगे अपन। फिक्स्ड एसेट को और क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट का मतलब, करंट का मतलब होता है चालू, नॉन करंट का मतलब जो चालू नहीं है। अब सर चालू क्या, हमारा वाला वो चालू, अरे वो चालू नहीं बेटा, चालू का मतलब परिवर्तनशील, जो एक साल के अंदर अंदर, वित्तीय वर्ष के अंदर वो कभी भी परिवर्तित हो सकती है, या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। जिनका बैलेंस एक साल के बाद कभी भी चेंज हो सकता है, एक साल के अंदर कभी भी परिवर्तित हो सकता है, जिनको आसानी से नकद में बदला जा सकता है, वो चालू संपत्तियां हैं। और ऐसी संपत्तियां जो आज खरीदी और भविष्य तक, लंबे समय तक जो हमें फायदा देगी, या उनका जीवन काल बहुत लंबा है, वो संपत्तियां सारी क्या होगी, करंट, सॉरी फिक्स्ड संपत्तियां होगी। जैसे इसमें आ जाइए टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल का मतलब ऐसी संपत्ति जो दिख सके, छू सके, महसूस हो सके हमें, जिसको हम फिजिकली नाप सकें, है ना, जिसका भौतिक लेन देन कर सकें वो। जैसे स्थायी, सबसे ज्यादा स्थायी कौन सी रहती है सर, लैंड। जीवन चिरकाल है सर, अस्थायी जीवन है इसका तो सबसे लंबी उम्र। उसके बाद बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस के इक्विपमेंट, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी वगैरह, फर्नीचर्स वगैरह वो। टूल्स, अगर टूल्स है, और व्हीकल, व्हीकल मतलब व्यापार के लिए कार वगैरह, टैक्सी वगैरह ये ले रखी है, तो ये सब क्या है, फिक्स्ड एसेट है बेटा। क्या है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में भी कौन सी सर, टेंजिबल एसेट, जो दिख सके वगैरह वगैरह। ठीक है सर, ओके, अच्छी बात है। क्या हुआ भाई, फिक्स्ड एसेट, ये आपको समझ में आया, ये होगी आपकी फिक्स्ड एसेट। अब आ जाइए नेक्स्ट। ज़्यादा मैं यूँ कचरा काटूंगा तो आपको ये अच्छी मिलेगी नहीं, चलो मैं घास काट देता हूँ, पीपीटी आपके लिए फ्रेश चढ़ा देंगे। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, ऐसी एसेट जो भाई आपके ना तो तोली जा सके, ना नापी जा सके, लेकिन उनकी वैल्यू की जा सकती है, उनका क्रय विक्रय किया जा सकता है। ऐसी वस्तुएं जो दिखती नहीं है, भौतिक रूप, उनका भौतिक स्वरूप नहीं होता, लेकिन उनको खरीदा या बेचा जा सकता है, उनका मूल्य होता है, वो मूल्यवान होती है, या व्यवसाय के निरंतर चलने की परंपरा के कारण वो उत्पन्न हुई है ना। ऐसे जैसे ख्याति, गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया। पेटेंट क्या चीज़ होती है भाई, आपने कोई डिजाइन पेटेंट करा लिया, या कोई फॉर्मूला पेटेंट करवा लिया, जिसे उसको अपन पेटेंट बोलेंगे। कॉपीराइट, जिसने आपने किसी को कॉपीराइट्स खरीदे आपने, या आपने अपने कॉपीराइट्स बेचे हैं, बेचने के लिए रखे हुए हैं, ऐसे कोई कॉपीराइट्स हो गए, कॉपी करने का अधिकार हो गया। फर्म का लोगो हो गया। लाइसिंग एंड राइट, लाइसेंस अगर आपने ले रखा है, लाइसिंग ले रखी है, जैसे जीएसटी के फॉर्म का लाइसेंस ले रखा है,
और भी किसी चीज़ का लाइसेंस ले रखा होगा आपने बिजनेस चलाने के लिए, फूड लाइसेंस ले रखे हैं खूब सारे, 5 स्टार का लाइसेंस ले रखा है, 2 स्टार का लाइसेंस ले रखा है होटल डिपार्टमेंट में हो तो वो लाइसेंस, ये भी आप ही सारी क्या है संपत्तियां है। कस्टमर की लिस्ट कितनी लंबी है, अगर आपका बिजनेस के अंदर कस्टमर जैसे टेलीफोन एक्सचेंज अगर आपके पास है और आप रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक हो, तो भाई आप अगर बिजनेस को बेचना चाहते हो तो खरीदने वाला सीधे से पूछेगा कस्टमर कितने हैं भाई तेरे, कैसा 15-20 कस्टमर, तू है तेरी जिंदगी में साला टेलीकॉम लेके बैठा है 15-20 कस्टमर, और नहीं भाई 15-20, अरे यार तू सुनता नहीं है, 15-20 लाख, अरे तब ठीक है। बोला वो नंबर ऑफ लिस्ट कस्टमर की कितनी है वो भी आप ही क्या है एक तरह की संपत्ति है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मान लो अभी कोरोना आया था तो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो काम कभी भी उन्होंने रिसर्च और मैंने कभी काम नहीं किया, अब बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी रिसर्च में जुट गई तो उन्होंने रिसर्च कर ली, रिसर्च सक्सेस हो गई, अब उसके अंदर करोड़ों रुपए लगे हैं लेकिन वो रिसर्च सक्सेस हो गई ना, खर्चा तो 1 करोड़ का लगा है लेकिन रिसर्च सक्सेस होने के बाद वो चाहे उससे 50 करोड़ लेवे 60 करोड़ लेवे कि ये फॉर्मूला है रिसर्च करने का, है ना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी उनकी संपत्ति है। ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी क्या होता है भाई, ब्रांड की जैसे कि मान लो बैद्यनाथ है, बैद्यनाथ में सर सबसे ज़्यादा चलने वाला क्या है, अगर आपको पूछो तो पता नहीं चल, सब हमें तो पता है बैद्यनाथ का कैलेंडर, उसकी ब्रांड इक्विटी उस कैलेंडर की, है ना। तो ब्रांड इक्विटी का मतलब मार्केट में उस ब्रांड की कितनी क्षमता है, कितनी उसकी वैल्यूबल पहुंच है ना। वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, ये वेबसाइट है जो भी आपकी क्या है इनटेंजिबल एसेट है, आ सकता है क्वेश्चन भाई, सॉफ्टवेयर वेबसाइट ये भी आपकी क्या है इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है भाई। ऊपर बढ़ जा रहे हैं। एप्लीकेशन और ऐप, अगर आपने एप्लीकेशन और ऐप ले रखे हैं तो वो भी क्या है आपकी इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। वापस नीचे आ जा। अब आते हैं अभी अपन करंट एसेट पे, किस बात है करंट एसेट पे। आ जाइए वापस, अरे आ जाइए भाई। करंट एसेट ऐसी एसेट जो चालू संपत्तियां, करंट एसेट का मतलब ऐसी एसेट जो चालू संपत्तियां साल के अंदर कभी भी परिवर्तित हो सकती है, जिसका बैलेंस फिक्स नहीं है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे आपके पास पड़ा है कैश, नकद, सुबह खरीदा माल घट गया, दोपहर में बेचा बढ़ गया, शाम को मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ता है सर, बहुत ज्यादा लिक्विड है, लिक्विड एसेट भी बोल सकते हैं इनको। बैंक का बैलेंस, बैंक में जो पैसा पड़ा है वो स्टॉक, अब स्टॉक आपको साथ साथ यही बता दिया, स्टॉक 3 तरह के होते हैं बेटा, कितने तरह के होते हैं स्टॉक, रॉ मटेरियल, अगर आप फैक्ट्री का काम किसी कच्चे माल को लेकर पक्के माल तक जाते हो तो कच्चा माल आपका क्या है स्टॉक, कच्चे माल का भी स्टॉक रह सकता है। वर्क इन प्रोग्रेस, मान लो सर आधा माल तो बन गया, आधा माल बनना तैयार हो रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। स्टॉक इन ट्रेड, जैसे कोई बिजनेस है फिनिश्ड गुड्स बन गया उसको बोलेंगे स्टॉक इन ट्रेड। कुछ कुछ कंपनी है जो भी खरीदती और बेचती है डायरेक्ट, कच्चा माल लाइन लाती वर्क इन, तो ये दोनों तरह के स्टॉक उसके खातों में नहीं होगा, सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड होगा। फिनिश गुड्स बन बनाया माल खरीदना, बन बनाया माल बेचना, तो ये होगी स्टॉक की वेराइटी। डेटर मतलब देनदार भी आपकी संपत्ति है। बिल रिसीवेबल आपके पास पड़ा है वो भी आपकी संपत्ति है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, छोटे टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इससे पहले देखो यहाँ आ गया होगा आपके पास। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट है, क्या है भाई फिक्स्ड एसेट है, ये रही। रोलर रोलर हो जा भाई, रोलर हो जा रे, क्यों चल रहा है फैन। हाँ ये देखिए फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल इनटेंजिबल, ए है टेंजिबल, बी है इनटेंजिबल, सी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म कर रखा है तो वो भी आपकी क्या है सर फिक्स्ड एसेट है। ओके सर समझ में आ गया। इसके बाद आ गया अपन करंट एसेट में, किस में आ गए भाई करंट एसेट में। करंट एसेट में क्या हो गया कैश, बैंक, स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन, स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांस, अगर आपने किसी को लोन और एडवांस किसी को दे रखा है तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अगर आपके पास ऐसी सिक्योरिटीज है जैसे बीएसई एनएसई स्टॉक एक्सचेंजेस, आपने शेयर मार्केट में शेयर में पैसा खरीद रखा है तब चाहो उसको बेच सको, है ना वो। अब आगे भी प्री पेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम, सर इनके बारे में इनकी एंट्री भी नहीं बताई और आप कहते हो जर्नल पूरा हो गया, गलत बात है, बहुत बड़ी गलत बात है। अब बताएंगे ना बेटा, आपको पता चले ना, ये आपकी करंट एसेट है, क्या है एसेट है। अगेन एसेट, प्री पेड, हमने किसी को खर्चों का पहले ही भुगतान कर दिया, हमारे खर्चे हुए ही नहीं थे, हमने पहले ही एडवांस 12 महीने की सैलरी देनी थी, हमने 15 महीने की दे दी, 3 महीने का एडवांस पैसा पड़ा है, आज उसको सैलरी से बाहर निकाले भगाए उसको लात मार के, 3 महीने का पैसा वापस आएगा। रेंट दे रखा है एडवांस में, है ना, एडवांस पेड कर रखा है रेंट का, और आज हम दुकान खाली करें तो भी 3 महीने का वापस आएगा।
तो एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है लेकिन अभी अब तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, हमारा पैसा किसी और व्यक्ति के पास पड़ा है तो हमारी संपत्ति उसके पास पड़ी है ना। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके एसेट साइड, करंट एसेट साइड। ठीक है, करंट एसेट में अब एसेट में और कौन सी चीजें बच गई? फिक्टिटियस एसेट। ये क्या होती है? ये अपन थोड़ा सा पढ़, सर बाद में क्या अभी पढ़ा दो ताकि एसेट साइड पूरा हो जाए बैलेंस शीट का। फिक्टिटियस एसेट, आस्थगित संपत्ति, ऐसी संपत्ति भाई जो आप दिखेगी भी नहीं, जिसको आप देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, तो सर वो तो इंटेंजिबल एसेट होगी। अरे वो नहीं रे, वापस सुनो, ऐसी एसेट जो बन चुकी है लेकिन हैवी खर्चों के रूप में बन चुकी है, जो दिखाई तो नहीं देगी लेकिन खर्चों के रूप में इतना निवेश हो गया कि उन खर्चों का हमें आउटपुट या उन खर्चों का फायदा हमें भविष्य तक मिलेगा। आज खर्चा कर दिया भाई हमने लेकिन बहुत लंबे टाइम तक उन चीज़ों का फायदा मिलेगा। क्या बात करते हो सर, ऐसा कभी होता है क्या? अरे होता है भाई, आके देख, इधर आ, दिखाता है अभी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंजेस, प्रारंभिक खर्चे, ऐसे खर्चे जो आज मान लो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठेला लेके रोज दौड़ दो, मार्केट रिसर्च करके आते हो, कभी दिल्ली गए, कभी ये गए, वहाँ मशीनें देखी, वहाँ फर्नीचर देखा, वहाँ ये करा, अच्छा सर बहुत खर्च हो रहे, कोर्ट कचहरी गए, लाइसेंस लिया, जीएसटी का फॉर्म भरा, वकील को पैसे दिए, लीगल एक्सपेंसेस करा, ऐसा करते करते आप 1 लाख रुपया खर्च हो गया। अरे भाई पूरे इंडिया टूर किया ना रिसर्च के लिए, कौन से माल सस्ता मिलेगा, तो 1 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस के ऊपर खर्चा कर चुके हो। अब भाई जो 1 लाख रुपया आपने अच्छे से रिसर्च की, अच्छे से मेहनत की, अच्छे से काम किया, तो बिजनेस चलने की संभावना भी लंबी है। बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्या वो स्टार्ट में किए हुए खर्चे आपको एक दिन में ही फायदा दे देंगे कि नहीं सर? तो ऐसे खर्चे आप पहले साल आपने माल खरीदा, माल बेचा, 50,000 का फायदा हुआ, और ये खर्चे आपने बैलेंस शीट में डालने के बजाय खर्चों और हानियों में बता दिए, तो इनकम टैक्स ऑडिटर जो चेक करेगा भाई ये क्या कर रहे हो, ये जो आपका खर्चा है ना, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये आपका आस्थगित व्यय है, ऐसा व्यय जिसका फायदा लंबे तक मिलेगा। आस्ति 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 आस्ति, आस्ति मतलब संपत्ति, संपत्तिगत व्यय है, आस्तिगत व्यय है, ऐसे व्यय है जिससे आपकी संपत्तियां बनेगी, भाई इसको संपत्तियों में डाल दो, फिक्टिटियस एसेट में डाल दो, है ना, जिसका फायदा लंबे टाइम तक मिलेगा। ठीक है सर, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मतलब कि हैवी अमाउंट। अब भाई साहब दुकान तो लेके बैठे हैं कि नुक्कड़ में पान की, अब पान मसाला का ऐड करने के लिए आपने शाहरुख खान को बुला लिया, सलमान खान को बुला लिया, अक्षय कुमार को बुला लिया, और भाई साहब 3-3 पार्टियों को बुला लिया, हैवी एडवर्टाइजमेंट कर दिया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, छोटी सी पान की दुकान, और ऐड चला लिया आपने भाई साहब पूरी इंडिया में। अब लोग जगह जगह से पूरी इंडिया से आते हैं, वहाँ का पान शाहरुख खान खाता है, वहाँ का पान अक्षय कुमार खाता है, चलो हम भी चलते हैं, अजय देवगन भी खाता है, चलो चलो चलते हैं। तो वो एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तो वो एडवर्टाइजमेंट आपने 5 करोड़ का एक साथ कर दिया, इनकम होती है 5 लाख हर साल, तो आप तो हर साल उसको कहोगे आज अभी भी घाटा, अभी घाटा, वो घाटा नहीं माना जाएगा। तो सर ये जो हैवी खर्चे होते हैं ना, इनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर साल के लाभ से घटाया जाता है, हर साल के लाभ से घटाया जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट कर दिया ना, तो आपको एक लगेगा भाई इस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आपको कितने साल तक फायदा होगा, मान लो 10 लाख रुपए खर्च कर दिए कि सर हमें तो अगले 10 साल तक फायदा होगा, तो हर साल का 1 लाख रुपया आप उठा सकते हो। इनके ऊपर भी रूल्स रेगुलेशन है, कितना खर्चा है, कितने साल तक लेना है, किस खर्चे का आउटपुट कहाँ तक मिलता है, रूल्स और रेगुलेशन से हर साल के प्रॉफिट में से सेटअप होता है। अब ट्रेड प्रमोशन एक्सपेंजेस, एक्सपेंडिचर्स, अगर आपने अपने व्यापार को प्रमोट करने का, है ना, प्रमोशन करने का, जैसे एग्जीबिशन लगा दी, प्रदर्शनी लगा दी, है ना, और कहीं प्रदर्शनी लगी हुई है तो वहाँ का आपने लाइसेंस लेके एक दुकान लगा ली, नो कॉस्ट नो प्रॉफिट में चला रहे हो, लेकिन वहाँ चलाने के लिए आपको खूब सारे खर्चे हो रहे हैं, है ना, तो व्यापार को प्रमोट करने के अगर आप खर्चे कर रहे हो तो वो भी क्या होंगे आपके भाई, ऐसे आस्थगित व्यय होंगे जो एक साल में उनका आउटपुट नहीं मिलेगा, भविष्य तक उनका आउटपुट मिलेगा, तो वो खर्चे भी आपकी संपत्ति। मान लो आज दुकान बेचना चाहो, देख भाई ये भी तुझे पैसा देना पड़ेगा क्योंकि मैंने इतना हैवी एडवर्टाइजमेंट कर रखा है, मैंने स्टार्ट में खर्चे किए वो इतने कर रखे हैं, देख यहाँ पे एक एग्जीबिशन मैंने प्रदर्शनी लगाई जिससे मैं काफ़ी फेमस हुआ हूँ, ताकि मेरे यहाँ प्रदर्शनी से लोग देख के आए, उससे मेरा माल बिकता है, मेरी गुडविल बन गई, तो ऐसे खर्चे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, बड़ी बड़ी कंपनियां शेयर और डिबेंचर इश्यू करती है, और वो जब शेयर और डिबेंचर नहीं बिकते हैं तो उनके ऊपर डिस्काउंट देती है। अब शेयर और इन्वेस्टमेंट उनका डिबेंचर रिडेम्पशन करने के 5-5 6-6 साल बाद उनसे वापस पैसा देना लेना होता है, तो इसके बारे में अपन ज़्यादा डिटेल करेंगे तो आप पूरा कन्फ्यूज, ये कंपनी के 2 वर्ड है ना। तो भाई साहब इनके ऊपर अगर डिस्काउंट दे दिया, शेयर इश्यू करे आगे पैसा आ गया, डिबेंचर ऋण पत्र इश्यू करे आगे पैसा आ गया। अब ऋण पत्रों को पैसा 10 साल बाद वापस देना, तो वह पैसा कितना साल यूज ले रहे हो सर, 10 साल यूज ले रहे हो, तो उस 10 साल तक उसका जो डिस्काउंट हुआ है तो 10 साल के भाग हो जाएगा, 10 साल के भागों में बढ़ जाएगा, हर साल में उसका थोड़ा 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 प्रॉफिट में से काटते काटते 10 साल के प्रॉफिट में से काटेंगे। आया समझ में? ओके सर, आ गया।
हाँ, अब लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, मान लो शेयर और डिबेंचर को इश्यू करने में आपको कुछ लॉस हुए हैं, तो उस लॉस भी वही बात है, डिबेंचर कितने साल चलेगा, डिबेंचर सर हमारा 10 साल तक चलेगा, 10 साल बाद हमको वापस रीपे करना है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हुआ है, तो ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10 साल के भाग कर दो, 10 साल के बट्टे में 1 लाख बाद हर साल 10,000 प्रॉफिट में से कम करते जाएंगे, एक साथ कम नहीं करते, तो इसका मतलब ये भी हो गया सर कुछ ऐसे खर्चे हो गए जिसको करने के बाद उसको एक साथ लाभों में नहीं काटा जा सकता, उसको धीरे धीरे ही काटा जा सकता है ना, तो ऐसे खर्चों को अपन क्या कहेंगे, फिटिटियस एसेट कहेंगे। तो ये हो गया भाई आप लोगों के लिए एसेट्स का पूरा डिस्क्रिप्शन। अब आ जाइए वापस लायबिलिटीज में, अब आपको बहुत सी चीजें समझ में आएगी। आजा भाई नीचे, क्यों परेशान कर रही है। ये है बैलेंस शीट। अब लायबिलिटी साइड में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा सर, कैपिटल का। चल जा रहे, ये भी हैंग हो रहा है, पिन डाल रखी है क्या लैपटॉप की, तभी पेन ड्राइव, लैपटॉप की पिन है, खूब सारा आइटम लगा रखा है, तो हैंग होना ही है। हम्म हाँ भाई, अब आ जाओ। सर हमने डाल रखी है कैपिटल, सर कितनी, 4 लाख की, और जरूरत पड़ी तो एडिशनल कैपिटल, तो कैपिटल में ऐड होती जाएगी, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, सर लॉस हुआ तो कैपिटल में लेस हो जाएगा, ड्राइंग हुई तो कैपिटल में से लेस हो जाएगी। अब जो भी ड्राइंग हो, आउट ऑफ कैश, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ एसेट, इनकम टैक्स, फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भाई साहब, ड्राइंग फॉर आउट ऑफ या ड्राइंग फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के लिए ड्राइंग करी, आपको लगेगा इनकम टैक्स खर्चा है, इनकम टैक्स व्यापार का खर्चा नहीं होता, इनकम व्यक्ति की होती है, व्यक्ति के ऊपर लगती है, तो व्यक्ति ने अगर इनकम टैक्स का पैसा निकाला व्यापार से तो वो ड्राइंग कही जाएगी, हमेशा ध्यान रखना। एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सर कैश, है ना, और ये ड्राइंग ट्रांसफर किस में होगी, कैपिटल में, कैपिटल टू ड्राइंग, तो भाई ये भी आपकी ड्राइंग मानी जाएगी, ये इन चीज़ों का ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसमें एकदम साथ साथ में डाला है। समझ में आ गया, ओके सर। अब सर ये क्या है, ये हमारे सामने फर्स्ट टाइम आया है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस या फंड। तो एक्चुअल में क्या होता है भाई, हम ठहरे बिजनेसमैन, हमें होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को कुछ व्यापार में रोक लेते हैं, कुछ प्रॉफिट, मान लो कंपनीज क्या करती है, कभी भी कंपनी में क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल होती है उनके पास, तो प्रॉफिट जैसे होता है ना, प्रॉफिट लोगों में बांटना पड़ता है डिविडेंड के रूप में, तो प्रॉफिट सीधा वो कैपिटल में ऐड नहीं होता, प्रॉफिट यहाँ पर रहता है, P&L का CR बैलेंस या अमाउंट पड़ा रहेगा, इसमें से डिविडेंड देंगे, देखो ये रहा डिविडेंड रिजर्व, डिविडेंड देंगे, सिंकिंग फंड में डालेंगे, CRR में करेंगे, DRR में करेंगे, कोई जनरल रिजर्व डालेंगे, कैपिटल रिजर्व डालेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबल फंड में डालेंगे। ये सर ये क्या कर रहे हो, अरे भैया प्रॉफिट का पैसा ही इनके अंदर जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या होता है, यही तो होता है प्रॉफिट, सरप्लस का मतलब क्या होता है सर, प्रॉफिट। अब देखो आ जाइए वापस, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस। अब व्यापारी को हुआ लाभ, प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल में ना जोड़कर क्या करेगा, मान लो कैपिटल में जोड़ा ही नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट वाला कैपिटल से काट दो, यहाँ पड़ा है प्रॉफिट, सर बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, कितना लाख का प्रॉफिट हो गया, 10 लाख का। अब क्या सोचेगा, जनरल रिजर्व बना दो, एक सामान्य संचय, कभी भी क्या पता घाटा हो जाए, बड़ा एडवर्टाइजमेंट करना हो, या कुछ ना कुछ हमें जरूरत पड़ेगी पैसों की, हो सकता है अगली साल प्रॉफिट हो ही नहीं हो, तो व्यापार चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो इस 10 लाख में से 1 लाख रुपया निकाल लेगा। सर P&L में पीछे कितना बचेगा, सर P&L में पीछे बचेगा 9 लाख। ऐसा करते करते एक डब्बे में से निकाल के, ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट के डब्बे में से निकाल के दूसरे डब्बों में रखना, और इन सब फंड और रिजर्व का अधिकार किसके ऊपर है, सर मालिक के ऊपर है। ये कभी ना कभी वापस मान लो बिजनेस बंद करे और कहीं काम नहीं आए, सीधे मालिक लेके जाएंगे, है ना।
तो जो जो मालिक होगा वो लेके जाएगा। जैसे कंपनी के पार्ट्स कुछ वर्ड डाल रखे मैंने, जिस कंपनी का शेयर होल्डर मालिक है, डिबेंचर होल्डर मालिक है, तो डिबेंचर होल्डर इनका पैसा लेके जाएंगे, शेयर होल्डर है तो कैपिटल सीआरआर है तो वो लेके जाएगा। तो मतलब कि फाइनली प्रॉफिट में से पैसे निकाल के कुछ ऐसे रिजर्व बना देना। तो सर ये कैपिटल रिजर्व ये कैसे बनता है? कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट में से डाल के भी निकाल के बना सकते हो। कभी कभी क्या होता है, संपत्तियों को खरीदते हैं, संपत्तियों को बेचते हैं। मान लो जमीन खरीदी व्यापार के लिए, काफी दिन व्यापार किया, फिर हमने बेच दी, पूंजीगत लाभ होता है हमको। पूंजीगत लाभ मतलब हमने खरीदा तो 1 लाख में था, बेचा 1,10,000 में, तो भाई साहब हमें 10,000 का एक्स्ट्रा फायदा हो गया। किससे हुआ? पूंजीगत आय से हुआ। पूंजीगत 1 लाख का माल था, मतलब वो जमीन थी, 1,20,000 में बेची, तो 1,20,000 कंप्लीट वो पूंजीगत आय मानेंगे। 1 लाख में हमने खरीदी, वो पूंजीगत व्यय मानेंगे। पूंजीगत व्यय 1 लाख, पूंजीगत आय 1,20,000, प्रॉफिट कितना हुआ सर? 20,000, तो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाएगा। तो पूंजीगत प्राप्तियां होती है, उस प्राप्तियों पे जो आय होता है वो कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाता है ना, कैपिटल रिजर्व। संप अब बच्चे, कॉमर्स के बच्चे सोचेंगे सर हमने कैपिटल रिजर्व बनाया था, शेयर फॉरफिटेड कर दिया था। अरे भाई वो हमारी पूंजीगत आय है, पूंजी को खरीदा, पूंजी को बेचा, कैपिटल को खरीदा, कैपिटल को बेचा, तब जाके हुआ है। तो इतना दिमाग रखो, पूंजीगत आय से अगर हमें लाभ होता हो तो उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड रिजर्व, मान लो हमने भाई यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और वो कर रखा है 50 लाख का, तो जमीन में कर रखा है, और ऐसी जगह कर रखा है, जरूरी नहीं भी भाव बढ़े, भाव घट भी सकता है ऐसी कंडीशन में। या फिर मान लो ऐसी ये 50 लाख पूरे पूरे शेयर मार्केट में डाल दिए, और हमारा इंटेंशन था सर लंबे टाइम तक रहेगा। हमारा इंटेंशन क्या था सर? ये लंबे टाइम तक रहेगा। अब शेयर मार्केट भाई साहब कभी ऊपर हो जाए, कभी नीचे हो जाए, कभी ऊपर हो जाए, कभी नीचे हो जाए, रिस्क है कि नहीं है? तो भाई हो सकता है इधर घाटा हो जाए, तो उसको घाटे को बचने के लिए हमें कभी और इन्वेस्टमेंट करना पड़े। तो कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है हमारे अनुमान के आधार पर हमने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाला, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना दिया, और ऊपर नीचे होने में कितना लॉस हुए, नुकसान हुए, उसे बचने के लिए हमने फंड बनाया। कुछ प्रॉफिट निकाला, स्पेसिफिक फंड बनाते हैं। स्पेसिफिक फंड मतलब कुछ प्रॉफिट में से पैसा निकालेंगे और स्पेसिफिक फंड में डालेंगे। वो पैसा फंड का उसी चीज में काम आएगा। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फंड, फ्लक्चुएशन फंड, ये कुछ ऐसे रिजर्व हो गए भाई किसी में भी काम ले सकते हैं खर्चों में। भविष्य में कुछ खर्चे हो, कुछ हानियां हो जाए, उन सबको बचने के लिए, उनकी भरपाई करने के लिए हम क्या बनाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस बनाते हैं। प्रॉफिट में से निकाल के फंड बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं, उन रिजर्व को काम ले जाता है। अब कुछ कुछ क्या होता है भी कंपलसरी भी हो जाता है, जैसे डिबेंचर हमने इश्यू करी है, कुछ 10 साल बाद हमें डिबेंचरों का शोधन करना है, वापस पैसा देना है, तो हर साल कुछ पैसा प्रॉफिट में से निकाल निकाल रखना पड़ेगा। मान लो हमने डिबेंचर इश्यू किए 10 लाख के, 10 साल बाद देना है, तो हर साल हमें 10 लाख का प्रॉफिट भी होना चाहिए। 10 लाख का प्रॉफिट साइड में करते रहो, इकट्ठे करते रहो। तो प्रॉफिट में से पैसा निकाल के DRR में डालना, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डालना। शेयर मतलब प्रीफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं, तो उनको रिडेम्पशन करने के लिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व की आवश्यकता होगी, CRR बनाना। डिविडेंड देना है, डिविडेंड रिजर्व बनाना, है ना। सिंकिंग फंड, फंड करके भी हम उस फंड को वापस री इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंकिंग फंड करना। मतलब कुल मिलाकर आप तो फिलहाल दिमाग में ये डालो बच्चों, प्रॉफिट में से, प्रॉफिट के डब्बे में से पैसा कुछ निकाल के नए डब्बे बनाना, और नए डब्बे क्या रहेगा? एज ए लाइबिलिटीज ही रहेगा। ये एक तरह की प्रॉफिट क्या है सर? प्रॉफिट भी लाइबिलिटीज ही है जो कैपिटल में ऐड होती है। ये कैपिटल में ऐड ना करके साइड में पटक दिया इस नाम से, रिजर्व एंड सरप्लस नाम से। और इनका नेचर भी क्या होता है सर? सबका नेचर CR होता है। जितने भी लाइबिलिटीज जो इसमें होगी उन सबका नेचर क्या रहेगा सर? सबका नेचर CR रहेगा। इधर कुछ भी लिख रहे हो उन सबका नेचर क्या रहेगा सर? CR ही रहेगा। ओके सर, आगे चलते हैं, आ जाओ यहाँ। नॉन करंट लाइबिलिटीज, ऐसी लाइबिलिटीज जो लंबे समय तक रहेगी। अच्छा सर लंबे समय तक भी रहेगी? हाँ भाई, लोन एंड लाइबिलिटीज, इसको बोलेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, है ना, जो लंबे टाइम तक रहेगी। जैसे बैंक कोई लोन ले रखा हो, सिक्योर्ड लोन ले रखा हो, अनसिक्योर्ड लोन ले रखा हो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कोई हो, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हमने एक मशीन खरीदी 10 लाख की है, हर साल 10% घिसेगी, लाख 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 10 लाख, 10 लाख की है, 10 साल तक चलेगी, हर साल 1 लाख रुपए घिसेगी, तो 10 साल में मशीन क्या हो जाएगी सर? जीरो। लेकिन जरूरी नहीं है 10 साल में जीरो है, बीच में भी ब्लास्ट हुई, जल गई पूरी, 10 साल के बाद 2 साल और चल गई, तो संभावित हानियां हो कोई, उनके लिए एक प्रोविजन बनाया जाए अनुमान के आधार पर। तो ये जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लगातार हर साल 10,000, आज 1 लाख निकाला, वो अगले 10 साल तक पड़ा रहेगा, फिर 1 लाख निकाला, अगले 10 साल तक पड़ा रहेगा, फिर 1 लाख निकाला, अगले 10 साल तक पड़ा रहेगा। तो ऐसे प्रोविजन बनाना जो संभावित किसी हानियों को काम लेने में, उनमें सेट ऑफ करने में काम आएगा, तो ये लंबे टाइम तक रहेंगे, उसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे। तो करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, ऐसे लाइबिलिटीज जो तुरंत देनी पड़े,
करंट का मतलब चालू वर्ष में ही जिन दायित्वों का भुगतान करना पड़ेगा वो क्या होती है, चालू दायित्व। जैसे क्रेडिटर्स, अगर भाई साहब अगर आप सीए के स्टूडेंट हो, है ना, इंटर के स्टूडेंट हो, तो करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स की डेफिनेशन भी चेंज है। साल पूरा होने के बाद 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, कहाँ तक करंट मानेंगे भाई? कोई मान लो आपकी बहुत लंबी चौड़ी उधारी हो जो 10 साल बाद देनी है, क्या उसको करंट क्रेडिटर को करंट मानेंगे? सर ऐसे क्रेडिटर को करंट नहीं मानेंगे। तो भुगतान के आधार पर इनका सेग्रीगेशन है। फिलहाल आप अपने लेवल के लिए जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से यही मानो, क्रेडिटर भी आपका क्या है, चालू दायित्व है। बिल्स पेबल आपको इसी साल क्लियर करने हैं। शॉर्ट टर्म कोई लोन ले रखा है, टैक्स पेबल कर रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम। आगे ना सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, ये सर एक्रूड इनकम, प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम। सर ये तो आपके वो नॉन केस वाले आप कह रहे थे एंट्री कराऊंगा, कराई कराई तो नहीं। अरे बेटे कराऊंगा ना, जब कराऊंगा तब आप इसको झेलने के लिए तैयार हो जाओगे। अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाली एंट्री है, बहुत ईजी है, लेकिन बच्चे रटते हैं इन चीज़ों को। लेकिन मैं कब कराऊंगा मुझे पता है, तब कराऊंगा, अभी मैं नहीं कराऊंगा। अभी थोड़े दिन रुको, 2 दिन और रुको, कराऊंगा मैं, नो डाउट कराऊंगा, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, है ना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऊपर भी आ रहा है, प्रोविजन नीचे भी आ रहा है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब लंबे टाइम की लाइबिलिटीज, इस लंबे टाइम की लाइबिलिटीज और एक कम टाइम की लाइबिलिटीज। तो कम टाइम का लाइबिलिटीज हो सकता है तो लॉन्ग टर्म का प्रोविजन हो सकता है, तो कम टाइम का प्रोविजन भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे डिस्काउंट दे दिए हमने, व्यापार में डिस्काउंट के लिए दिए, तो डिस्काउंट कभी हम मान लो हम कितने माल बेच रहे हैं, 10 लाख का मच्चा पिछले साल, तो हम 10% से हमने 1 लाख का डिस्काउंट दिया। इस साल क्या पता 10 लाख बिके, 12 लाख बिके, कम बिके, 8 लाख बिके, तो माल बिकने पे है ना भाई डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऊपर नीचे हो सकता है। क्या यार हम ऐसा करते हैं जितना पिछले साल दिया है ना उतना ही इस बार अनुमान लगा कि प्रोविजन तो प्रॉफिट में से निकाल के रख ही लेते हैं, इतना डिस्काउंट हमें देना ही देना पड़ेगा। तो ये करंट प्रोविजन हो गए, है ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वगैरह ऐसे। तो और भी है सेकंड पेपर में हमारे, यहाँ जाओ। प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटीज, अब टैक्स भाई देखो, इनकम ज़्यादा हुई तो टैक्स ज़्यादा होगा, इनकम कम हुई तो टैक्स कम होगा। सेल ज़्यादा हुई, सेल टैक्स ज़्यादा है, इनकम कम हुई तो सेल कम हुआ तो सेल टैक्स कम है। तो ये शॉर्ट टर्म के प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हर बार पैसे डूबते हैं, डूबने वाले पैसे हम क्या करते हैं भाई, पैसे डूब गए तो मान लो हमने माल बेचा, ज़्यादा पैसे डूब गए, बिजनेस डूब जाएगा ना भाई। तो डूबे हुए पैसे अगर हमारे नहीं आ रहे हैं, माल खरीद नहीं पा रहे हैं, तो हमने एक प्रोविजन बना रखा है, प्रॉफिट इसमें निकालने वाला पैसा वहाँ प्रोविजन में डाल रखा है, तो वैसा काम लेके हम माल का पैसा ले आएंगे, नया माल लेके आ जाएंगे। तो ये भी करंट लाइबिलिटीज का ही प्रोविजन है। ये सारे पैसे कहाँ से आए, प्रॉफिट में से ही निकल के आते हैं प्रोविजन के भी। प्रोविजन फॉर डिविडेंड, ये भी डिविडेंड सालन तो ही देना पड़ता है सबको, है ना, शेयर धारकों को देना पड़ता है अगर हमारी कंपनी है तो इस तरह से भाई साहब ये हो गया पूरा। अब मुझे पता है प्रोविजन आपको परेशान करेगा। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन को हिंदी में प्रावधान कहते हैं। परिभाषित रूप में देखें तो कंपनियों व व्यवसाय के स्वामी द्वारा भविष्य के कुछ निश्चित खर्चों को पूरा करने हेतु अपने रेवेन्यू से कुछ, रेवेन्यू का मतलब आय से, लाभ से, आय से कुछ हिस्सा बचा कर रखा जाता है, तो उसे प्रावधान या प्रोविजन कहते हैं। अब ये प्रोविजन देखो यहाँ पे थोड़ा अटक रहा है बीच में। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म के कौन कौन से हैं, थोड़ी छोटी कर देता हूँ मैं, ये रही। अब आ जाइए लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लंबे टाइम तक। प्रोविजन फॉर वारंटीज एंड गारंटीज, अब 5 साल की गारंटी दे दी किसी को भाई साहब, 50 मान लो 10 लाख का माल बेच दिया इस साल, और हमने अगले 5 साल के लिए भी कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस खराब हो गया तो हम गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं। तो 5 लाख में से हर साल 10%, तो सर 50%, मतलब 5 लाख का माल बेचा या 10 लाख का माल बेचा, जो भी माल बेचा उसका कुछ प्रतिशत तो भाई गारंटी वारंटी में खराब होता ही होता है, हमें रिपेयर करना ही पड़ेगा, तो हमें उसके लिए माल चाहिए होगा, उसके लिए सर्विस देने के लिए एम्प्लॉय को पैसे देने होंगे, तो उनका प्रोविजन बना दिया। तो प्रोविजन फॉर वारंटीज एंड गारंटीज, मान लो या इस साल की सेल से अगले 10 साल तक हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हमने दे रखा है गारंटी वारंटी, तो भाई लंबे टाइम तक होगी ना गारंटी वारंटी, ठीक है। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, प्रोविजन फॉर रिन्यूअल्स एंड रिपेयर्स एक ही बात है, बिना अलग अलग दो अलग नाम लीजिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब क्या हो गया भाई, लॉन्ग टाइम के लिए हो गए। शॉर्ट टर्म में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, ये हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। तो प्रोविजन लॉन्ग टर्म का कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म का कौन सा होता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। भविष्य में किसी निश्चित खर्चों या हानियों के लिए जो आयोजन बना के अलग से रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं सर, प्रावधान बोलते हैं, है ना।
तो ये मैंने इसकी जानकारी के लिए आपको बता दिया। तो आज हमारी ये बैलेंस शीट हो गई। क्या हो गई? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को मैंने क्या कहा था? मिनी के रूप में याद रखना। सर को या मिनी के रूप में ऐसा कैसे बोलते हो आप? तो कब कल कहोगे कुत्ते के रूप में याद रखना। अरे भाई मिनी बैलेंस शीट, मिनी बैलेंस शीट ये याद रखना। इधर कैपिटल, इधर लॉन एंड लायबिलिटीज, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। 1 2 3 4, ये सर 4 इधर आता है। कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। इधर सर फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। इसको डेफर्ड एसेट भी बोलते हैं, डेफर्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट। इधर 4 इधर 4, ये आप एक थोड़ा याद रखना। याद रखने का तरीका बताया ताकि आप आपको पता हो कैपिटल में क्या क्या एडजस्टमेंट होता है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या होता है, लॉन एंड लायबिलिटीज में क्या होता है, करंट लायबिलिटीज में क्या होता है। ये पार्टनरशिप में आपको हेल्प करेगी मिनी बैलेंस शीट, क्योंकि आपको वहाँ रिजर्व एंड सरप्लस का रीवैल्यूएशन करना है, लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना है। तो ये सब सीआर होते हैं, बढ़ेंगे तो और सीआर, घटेंगे तो डीआर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर जो सब चीज़ होती है डेबिट होते हैं, बढ़ेंगे तो और डीआर, घटेंगे तो सीआर। तो प्रोविजन इधर जैसे वर्ड आ रहा है, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। अब प्रोविजन क्या होते हैं बेटा? इधर होने वाले सब सीआर होते हैं सर। सीआर प्रोविजन बढ़ेंगे तो और सीआर, प्रोविजन घटेंगे तो डीआर, उल्टा। तो आप अगर इनको शॉर्ट में याद रखोगे ना, नाम चारों हेडिंग हेडिंग याद रखनी है। बैलेंस शीट के टाइम जब अपन सॉरी पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तभी हम के वहाँ बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, उस टाइम मैं आपके एमसीक्यू कराऊंगा, उसके साथ साथ ये करा दूंगा। अब बच्चे लोगों आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के ऐसा कुछ देने लायक, उतारने लायक कुछ था नहीं। अब आपको ध्यान रखना है कि तो ट्रांसफर की एंट्री कराएंगे तो किसी एंट्री की डेबिट को ट्रांसफर करना है तो आगे जाके क्रेडिट हो जाएगी, किसी एंट्री की क्रेडिट टर्म को ट्रांसफर करना तो आगे जाके क्रेडिट की डेबिट हो जाएगी और डेबिट की सर क्रेडिट हो जाएगी। एक तो ये ध्यान रखना है। केस आता है तो डेबिट, केस जाता है तो क्रेडिट, ये ध्यान रखना है। एसेट सर डेबिट होती है, बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, ये ध्यान रखना है। लाइबिलिटी सर क्रेडिट होती है, बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, ये ध्यान रखना है। प्रॉफिट एंड इनकम सर सीआर होती है, बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, ये याद रखना है। एक्सपेंसेस एंड लॉस सर डेबिट होते हैं, बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट, अब ये याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। अकाउंट का फंडा क्लियर हो गया। कल आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन की क्लास शाम को मिल जाएगी 8 बजते ही। ओके बाय, टाटा, गुड बाय। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। 2 दिन से बुखार था, पीपीटी नहीं बना पाया, आज पैनल पे पढ़ा दी। कल मैं अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट पीपीटी से पढ़ाने वाला हूँ। भाई साहब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। मैंने ये बैलेंस शीट वगैरह इसलिए बताई क्योंकि अब अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए बैलेंस शीट इसका आना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट के लिए भाई साहब कुछ चीज़ें मोटा मोटी तौर पर आप ध्यान रखो। इधर देखो, एक होता है फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड फिक्स्ड एसेट में ए बी सी, फिर आपकी आती है करंट एसेट, फिर आती है फिक्स्ड एसेट्स। ए में क्या है? टेंजिबल एसेट। बी में क्या है सर? इनटेंजिबल एसेट। सी में क्या है? इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट में कैश, डेटर, बी आर, स्टॉक। इतना तो कम से कम याद रखो ही रखो। फिर सर प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम, ये करंट एसेट, ये आपकी फिक्स एसेट। ये तो इक्वेशन के लिए याद रखो ही रखो। इधर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर लॉन एंड लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, फिर करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो एक आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम इधर, 4 आइटम इधर, ऐसे याद रखो। 4 आइटम कैसे? फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट, वो फिक्टिशियस एसेट। तो कुल मिलाकर आपकी करंट एसेट में क्या? डेटर है ना। इसके बाद मैंने क्या लिखा भाई? बिल रिसीवेबल, स्टॉक, कैश, बैंक का कॉलम। और करंट लायबिलिटीज के अंदर देखो, ये करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर, बीपी, ये दो तो याद रखने ही रखना है ताकि आपको आगे जाकर इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम,
ये मैं आपको बैलेंस शीट दूंगा, एक बार अच्छे से रीड करना। बैलेंस शीट रीड करने के बाद ही आप अकाउंटिंग इक्वेशन में घुसना भाई साहब, तब अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से आएगी। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस को आप हैंडल करने के लिए तैयार हो, जर्नल के कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए तैयार हो। दो तीन एंट्रीज मेरे दिमाग में, वो मैंने आपको नहीं बताई, वो मैं जब क्वेश्चंस आएगा एमसीक्यू के साथ साथ फंडा क्लियर कर दूंगा आप लोगों का, ठीक है। बाकी मैंने क्लोजिंग एंट्री ओपनिंग एंट्रीज अभी तक आपको नहीं समझाई, पोस्टिंग के बाद समझा दूंगा। और मैंने ट्रांसफ़र की एंट्री के बारे में आज आपको समझा दिया, ट्रांसफ़र की एंट्री क्या होती है क्या नहीं होती है, इसको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। कुछ चीज़ें एक बार कोर्स होने के बाद क्लियर में आएगी। फिर अपन थ्योरी का जो टॉपिक है पूरा का पूरा साथ साथ में उठाते रहेंगे, हर एक टॉपिक के साथ साथ थ्योरी उठाते रहेंगे। कुछ थ्योरी मैं बाद में कराऊंगा, जैसे कुछ थ्योरी तो 25% तो थ्योरी यूं ही क्लियर हो जाएगी आपकी, सिर्फ सामने नाम आ गए, द्विपक्ष अवधारणा क्या होती है, प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा क्या होती है, चिरस्थायी अवधारणा क्या होती है। मतलब प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा समझ गए आप, प्रत्यक्ष अस्तित्व मतलब व्यक्ति और व्यापार के स्वामी का प्रत्यक्ष अस्तित्व होता है। और इसके एग्जाम्पल भी दे सकते हो, व्यापारी पूंजी को पूंजी देता है, व्यापार से वापस ब्याज देता है, ऐसे खूब सारे कॉन्सेप्ट और पार्टनरशिप में सीख लोगे तब आपके दिमाग में आराम से आएगा। अगर मैं आज कह दूं व्यापारी व्यापार को पैसे देता है, व्यापार से ब्याज देता है, आपको ये पागलपंती कहाँ से स्टार्ट होगी भाई, व्यापारी व्यापार से ब्याज देगा, अरे भाई लेता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और व्यापार भी जब व्यापारी को पैसा देता है उस ड्राइंग पर भी ब्याज देता है। तो ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट अपन पार्टनरशिप में सीखेंगे तब अपने और फंडे क्लियर हो जाएंगे। और फिर मैं अगर आपको समझाऊं प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा ये है, तो सर मत बताओ, एग्जाम्पल दो, परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप सीख जाओगे। तो मेरा उद्देश्य क्या है, आपके कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू हिट हो जाए और आप सेल्फ स्टडी करने लग जाओ। अब भाई कभी भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो, उसके आंसरों को देखो, समझने की कोशिश करो, जर्नल की टॉपिक को उठा लो, जर्नल की क्वेश्चन हिट करने शुरू कर दो, आराम से हिट हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आप हिट नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम की जो चैनल है उसके ऊपर या मेरे नंबर दे रखे उस टेलीग्राम में फ़ोटो खींच के भेज देना, मैं बता दूंगा। और कुछ क्या है, जर्नल की कॉन्सेप्ट जो है मैं एमसीक्यू सीरीज़ लेके आऊँगा, उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होती है उनकी जनरल एंट्री होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपको वो एंट्री बताएगा, लेकिन उसमें वो एंट्री शामिल नहीं होगी। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताऊंगा आपको। फिर एक बार मेरे जर्नल के एमसीक्यू रिवर्स होके और आ जाए आपके सामने, फिर बोलिए आप कैसा भी मार्केट से मटेरियल उठाना, नहीं गलत होगा, बंदे लोगों नहीं गलत होगा। और मैंने आपको पता है PYQ करवाया है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन कराया जितना मैंने पढ़ाया, अब पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन क्लियर है जर्नल से ही। हाँ, जर्नल की एक दो तीन एंट्रीज मुझे पता है, वो आपको नहीं बताई और बताऊंगा भी नहीं, बाद में बताऊंगा जब क्वेश्चन MCQ के साथ साथ आएगा तब, है ना। उसके बाद आपकी कंप्लीट क्यूरीज सॉल्व हो जाएगी। और मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आपको डाउट आएंगे ही नहीं, बहुत कम डाउट आएंगे। अब अपन अकाउंटिंग इक्वेशन उठाएंगे कल आपको शाम को अकाउंटिंग इक्वेशन मिलेगा। ये अभी नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपको सुबह मॉर्निंग में 6 बजे अपलोड मिलेगा। ओके, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान।